ये जो डेफिनेशन है ये सम स्टूडेंट्स इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ें और डायरेक्ट इनको डेफिनेशन बताई जाती है। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंसेस होती हैं कब कन्वर्जेंट होती हैं और कब डाइवर्जेंट होती हैं। ये तो वेरी प्रिसाइज़ फॉर्म है डेफिनेशन की। ये यूँ समझ लें कि वेरी रिफाइंड फॉर्म है। तो मैथमेटिक्स में जब भी कोई डेफिनेशन दी जाती है बड़ी प्रिसाइज़ फॉर्म में दी जाती है जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाती हैं। ये जो जिस तरह ये डेफिनेशन है ये एवरी सीक्वेंस के लिए वर्क करेगी कि कोई भी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ सीक्वेंसेस को एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एक एग्जांपल करेंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की और एक एग्जांपल को एनालाइज़ करेंगे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की जो डाइवर्ज कर रही हो। इन दोनों में से पहले हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस को देख लेते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्ज कब करेगी। तो ये जो सेंटेंस है ये मैं आपको आपके सामने लिख देता हूँ। जब भी सीक्वेंस कोई डाइवर्ज करेगी तो ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए हर हाल में। A sequence is said to be divergent if it increases or decreases without bound। तो हम देखते हैं कि ये जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ये इंक्रीज़ करती है विदाउट बाउंड। इसको हम ज़रा एलोबरेट करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस तरह से फिट आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस के केस में। तो ये जो मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसकी टर्म्स होंगी 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड अप टू सो ऑन। ये इसकी होंगी। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी टर्म को आप देखें 1, 4, 9, 16, 25 ये बढ़ती ही जा रही हैं। ये बढ़ती जा रही हैं। ये कहाँ पे रुकेंगी कोई पता नहीं कहाँ पे रुकेंगी। ये इंक्रीज़ ही करती जाएंगी। ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज ही करती जाएगी, फैलती ही जाएगी। इसका आगे कोई बाउंड ही नहीं है। इसका कोई बाउंड ही नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि इस सीक्वेंस की जो टर्म है उस नंबर से कम होंगी। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये डाइवर्ज कर रही है ना, फैल रही है ये। तो इसमें ये जो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है ये इंक्रीज़ विदाउट बाउंड। ये वाली सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज़ विदाउट बाउंड इंक्रीज़ कर रही है। इसके ये मीनिंग है कि अगर इंक्रीज़ विदाउट बाउंड कि अगर मैं आपको कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर भी दे दूँ तो उससे भी इस सीक्वेंस की जो टर्म है ग्रेटर जाएंगी। जैसे लेट्स सपोज मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ 500। तो 500 से इस सीक्वेंस की टर्म बड़ी होंगी। यस, बहुत सारी बड़ी होंगी। पहले देख लें x1 को। ये फॉर n इज़ इक्वल टू 1 आता है 1। तो ऑब्वियसली ये 500 से ग्रेटर नहीं है। तो अभी लेकिन हमें मिलेंगी n की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जिसके लिए टर्म जो है वो 500 से ग्रेटर होगी। x2 जो है वो 4 है और ये आती है फॉर n इज़ इक्वल टू 2। तो ये अभी भी क्या है 500 से लेस है। ये अभी भी क्या है 500 से लेस है। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 3 x3 होगा और x3 इज़ इक्वल टू 9 है। ये अभी भी 500 से लेस है। n इज़ इक्वल टू थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। n इज़ इक्वल टू 10 के लिए। तो 10 के लिए x10 कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100। ये भी लेस है। लेकिन जाते जाते आपको n की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए जो सीक्वेंस आएगी वो इससे ग्रेटर होगी। इसका मतलब है आप एक इस नंबर से ग्रेटर आपके पास सीक्वेंस की टर्म मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन किसके बाद आएंगी, किसके बाद जो टर्में होंगी वो इससे ग्रेटर हो जाएंगी।
अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, n इज़ इक्वल टू 20 पे जाएं तो x20 जो होगा वो होगा 400। तो 400 20 का स्क्वायर 400 होता है। अभी भी ये 500 से लेस है। आगे जाएं, n इज़ इक्वल टू 22 के लिए जाएं ज़रा, तो x22 इज़ इक्वल टू 22 स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू 484। अभी भी लेस है लेकिन अब हम करीब पहुंच गए। n इज़ इक्वल टू 23 पे जाएं तो x23 क्या होगा 23 स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 529। तो ये देखें ये ग्रेटर आ गया। तो आपने एक अपनी मर्ज़ी से ग्रेटर नंबर चूज़ किया था। ये ग्रेटर नंबर लेट से m जो भी कह दें से, उसके लिए आपके पास n एग्जिस्ट कर गया। इसके लिए आपका n एग्जिस्ट किया 23 सच दैट xn इज़ ग्रेटर देन 500 से ये ग्रेटर है। तो अभी तो 500 काफ़ी छोटा सा हमने किया है। एक और कोई नंबर आप ले लें, थोड़ा बड़ा कोई ले लें। लेट्स सपोज ये नंबर ले लें। क्या इस नंबर से भी ग्रेटर टर्म मौजूद होंगी सीक्वेंस की? यस, क्यों? क्योंकि ये इसका बाउंड ही कोई नहीं है, तो बड़े से बड़ा नंबर भी इसका बाउंड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है इसके लिए भी हमें पता है कि इससे आगे ही जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ना n की वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने चाह रहे हैं कि n की कौन सी वैल्यूज़ के बाद ये इससे ग्रेटर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे देखें n इज़ इक्वल टू 23, x23 ग्रेटर हो गया 500 से, तो x24 ओबियसली ग्रेटर होगा, x25 भी ओबियसली ग्रेटर होगा, x26 जो भी आगे होंगी n, कोई भी n नॉट जो ग्रेटर होगा, कोई भी n जो ग्रेटर होगा n नॉट से, n नॉट इज़ इक्वल टू 23 से कोई से भी बड़ा, कोई इससे बड़ा अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो इससे ग्रेटर ही होगा। अब मैंने काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया 500 के कंपैरिजन में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए n की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ताकि उस n की वैल्यूज़ के बाद या उसी पे जो भी इस सीक्वेंस के टर्म है वो इससे ग्रेटर आना शुरू हो जाए। तो वो आएगा, काफ़ी दूर आएगा, क्योंकि 500 के केस में तो 23 तक ही आ गया था। 23rd टर्म जो है वो इससे ग्रेटर हो गई थी। यस, 23rd टर्म इससे ग्रेटर हो गई थी 500 से। तो अब इसके लिए हमने फाइंड करना है कि कौन सी टर्म इससे ग्रेटर हो जाएगी, कौन सी टर्म होगी जो ये लेट्स को इसे m कहता हूँ, m से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। क्यों होगी? लाजमी, क्योंकि ये बाउंड है ही नहीं इसका, ये इंक्रीज विदाउट बाउंड इंक्रीज कर रही है। तो फिर इसने हर टर्म हर एवरी नंबर जो भी है जितना बड़ा ले लें उससे बड़ी टर्म एग्जिस्ट करेंगी, उससे आप फर्दर आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रा मैं n फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए n कौन सा होगा। अच्छा, अब अगेन में उसी तरह x1 इज़ इक्वल टू 1 है, x2 इज़ इक्वल टू 4 है। करते करते क्योंकि ये तो बहुत बाद में आएगा, तो मैं पहुंच जाता हूँ टर्म नंबर दिस 22358 22,358 टर्म। तो वो आ जाएगा 499880164। तो इसमें देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने 1 2 3 6 8 9। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9, इसमें भी 9 है। तो ये ऑब्वियसली लेस है इससे, m से। इसको मैंने m कहा हुआ है, लेस देन m है। अब इससे अगली वाली टर्म ले लेता हूँ। अब करीब पहुँच गए हम काफ़ी, 3 5 9 ले लेता हूँ।
तो ये इसी तरह स्क्वेयर्ड आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 4992481। तो ये भी अभी भी ये m से लेस है, m मैंने इसको कहा हुआ है। इससे नेक्स्ट ले लेते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा 499, अभी भी लेस है, लेकिन हम वेरी नियर हैं, इसके बहुत करीब हैं। अब 22361 देखें तो आ जाएगा 50001431, अब करीब पहुंच गए। ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है जिसके लिए अगर इसके इक्वल लें, इसके इक्वल लें या इससे ग्रेटर लें तो जो भी टर्म आएंगी वो इससे ग्रेटर हो जाएंगी। तो देखें हमने n फाइंड कर लिया, हमने वो टर्में भी बता देंगे कि कौन सी टर्म्स के बाद ये नंबर इस सीक्वेंस की टर्म से पीछे रह जाएगा, वो आगे निकल जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह आप कोई से भी बड़ा नंबर ले लें, कोई से इससे भी बड़ा नंबर ले लें, चाहे इसमें 12 ज़ीरो आ जाएँ, तो फिर भी आप एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए इसकी जो टर्म होगी वो उस नंबर से ग्रेटर हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखें xn इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 22361। अब 362 363 सब के लिए, इसके बाद सब के लिए, इसीलिए हम कहते हैं इसके बाद जो भी आएंगे ये इससे बाद, तो उनके लिए ये क्या होगी, ग्रेटर होगी। लेकिन इससे छोटों के लिए ये चीज़ होल्ड नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगी। इससे जो कम टर्म होंगी n इससे जब कम होंगे तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें n मिल गया, काफ़ी बड़ा n मिला, क्योंकि ये जो नंबर था काफ़ी ग्रेटर था, तो हमें n मिल गया। इसके ये मीनिंग है कि आपकी जो सीक्वेंस है विदाउट बाउंड जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह का जब केस हो कि देयर एग्जिस्ट m सच दैट फॉर एनी m, देयर एग्जिस्ट नहीं, फॉर एनी m, और m रियल नंबर है, फॉर एनी m देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, इसको मैं n नॉट कह देता हूँ, जिस तरह ये n नॉट था, और यहाँ पे हमने n नॉट क्या फाइंड किया था, 23, ये n नॉट था हमारा 23। क्या था कि जो टर्म है वो ग्रेटर हो जाए m के फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। जब ये चीज़ होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजेज विदाउट बाउंड। तो ये देखें डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब हमने जाना है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसलिए आपको बताई कि कन्वर्जेंट का अगर ऑपोजिट देखें तो डाइवर्जेंट ही है, तो कन्वर्जेंट का ऑपोजिट डाइवर्जेंट को हम देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि कन्वर्जेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। अब मैं जो दूसरी सीक्वेंस है उसको लिखने जा रहा हूँ जो कन्वर्जेंट होगी, फिर उसकी भी एक प्रॉपर्टी हम करेंगे। देखें ये प्रॉपर्टी हमने एनालाइज करने के बाद फाइंड की कि फॉर एनी m, किसी भी m के लिए एक n नॉट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट xn इज ग्रेटर देन m फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। अब ये चीज़ आपने एनालाइज की तो अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए समझने में काफ़ी इजी हो गया। तो इसलिए अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी समझने के लिए हम इसी तरह का एनालाइज करेंगे और एक प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए क्या प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी को हम फॉलो करवा देंगे मीट्रिक स्पेस में। तो एक सीक्वेंस में लेता हूँ जो कन्वर्जेंट है। पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अब ज़ाहिर कैसे होती है। तो ये वाली सीक्वेंस में ले लेता हूँ और इस सीक्वेंस की टर्म जो होंगी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन, ये टर्म होंगी। अब अगर देखें इसकी, पहले तो मैंने आपको सेंटेंस बताया ना उसके केस में, डाइवर्जेंट के केस में, कि एवरी इफ़ द सीक्वेंस इंक्रीजेज विदाउट बाउंड। अब इसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, अ सीक्वेंस
इज़ सेड टू बी कन्वर्जेंट, ये थोड़ी सी ज़्यादा जनरल नहीं है। इज़ सेड टू बी कन्वर्जेंट if its terms tends to go towards a certain number, रियल नंबर या नंबर ही कहते हैं भी। तो अब देखें यही चीज़ अगर इसमें हम देखें तो इसमें x1 क्या है 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, x2 क्या है 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 एंड व्हाट इज x3 फॉर n इज इक्वल टू 2, व्हाट इज x3 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/3 up to so on n is equal to 3. What is x4 1/4 is equal to I think 0.25 ही होगा, yes, n is equal to 4। तो इसकी और टर्म में देखें ज़रा, चलें लिख लेते हैं। x5 is equal to 1/5 and 1/5 is equal to 0.2। Now x6 is equal to 1/6 and 1/6 is equal to 0.1666 n is equal to 6। अच्छा बहुत सारी टर्म आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। मैं x50 पे चला जाता हूँ तो यह आ जाएगा 1/50 एंड 1/50 इज इक्वल टू 0.02। और आगे जाते हैं, जा सकते हैं हम आगे x500 पे चले जाते हैं तो वो आ जाएगी 1/500 एंड दैट इज इक्वल टू 0.002। 1000 पे भी जा सकते हैं। एवरी टर्म क्योंकि हमारे पास फार्मूला है तो हम एवरी टर्म इस सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं। यानी 1000 है, क्या आ जाएगा 0.001। तो देखें अब पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो देखें एक तो ये ना कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती जा रही है, 1 से डिक्रीज़ हुई, 0.5 डिक्रीज़ हुई और 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 डिक्रीज़ हुई। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये यूँ लग रहा है कि ये ज़ीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। ज़ीरो कभी हो नहीं सकेंगी, चाहे आप n की वैल्यू जितनी बड़ी ले लें, मर्ज़ी है आपकी, कभी भी आपको ज़ीरो नहीं देगा। लेकिन जैसे जितना n बड़ा होगा इसकी वैल्यूज़ क्लोज़र टू ज़ीरो होंगी। इसको हम यूँ लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज कह लें कि एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स n अप्रोचेज ज़ीरो, एक्स n जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। इस केस में एक्स n जो है वो किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो ये देखें अगर कोई सीक्वेंस जैसे आप उसकी n को इंक्रीज़ करते जाएं, मतलब हर आने वाली टर्म फाइंड करते जाएं एक के बाद नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट, तो अगर वो सारी की सारी टर्में किसी एक नंबर, यहाँ पे इस केस में ज़ीरो है, इसको अप्रोच करने लग जाएं तो इस नंबर को हम कहते हैं लिमिट, उस सीक्वेंस की लिमिट होती है। तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अभी तो हमें पता भी चल रहा है। अब हमारे पास जो थी उसकी डेफिनेशन जो थी वो मैट्रिक्स स्पेस की, वो क्या थी, उसमें तो डिस्टेंस फंक्शन के हिसाब से था ना। अच्छा अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, चलिए पहले हम उसकी एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, एक और फैक्ट इसमें होगा। वो क्या फैक्ट होगा, उसमें भी आपने n की वैल्यू को ही स्पेसिफाई करना है।
मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ बिटवीन x1 एंड दिस ज़ीरो जिसको वो अप्रोच कर रहे हैं, x1 एंड ज़ीरो। तो अभी तो मीट्रिक डिफाइंड ही नहीं है, पहले मीट्रिक को डिफाइन कर लेते हैं कि ये मीट्रिक सीक्वेंस समझ लें। लेट्स सपोज कर लेते हैं ये जो नहीं, ये तो है ही रियल में सपोज क्या है, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये सीक्वेंस इन रियल नंबर है, ये सीक्वेंस इन रियल नंबर है, ये रियल नंबर की टर्म्स हैं। तो ये सीक्वेंस इन रियल नंबर, तो रियल नंबर पे जो मीट्रिक डिफाइंड होती है वो हम एक यूजुअल मीट्रिक भी डिफाइंड होती है, वो इस तरह से डिफाइंड होती है फॉर एनी टू नंबर्स, ये आप पढ़ के भी आए होंगे, x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो यही अप्लाई करें तो इसमें आ जाती है x1 माइनस ज़ीरो, x1 यहाँ पे क्या है 1 है, 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड ज़ीरो है। अब ये देखें ये ज़ीरो है क्या है, ये वो नंबर है जिसको वो अप्रोच कर रही हैं, जिसको वो अप्रोच कर रही हैं। तो जिस नंबर को अप्रोच कर रही हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि उसका आप किसी भी सीक्वेंस से अगर आप डिस्टेंस लेते जाएं तो जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा। देखें x2 एंड ज़ीरो करें, x2 माइनस ज़ीरो, व्हाट इज़ x2 0.5 माइनस ज़ीरो अगेन 0.5, क्योंकि ये ज़ीरो है माइनस ज़ीरो आ रहा है तो फ़र्क नहीं आ रहा। जब इन अदर केस अगर कभी ज़ीरो के अलावा ये नंबर आ जाता है तो फिर वो और आंसर आएंगे इसके। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन x3 और बढ़ गया, x3 माइनस ज़ीरो, x3 क्या है 0.3333 माइनस ज़ीरो, तो ये अगेन वही आ जाएगा। तो देखें जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती गई, ये n1 है, ये n की वैल्यू 2 है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस बिटवीन x4 0 is equal to x4 minus 0 is equal to, and what is x4 1 by 4 minus 0, 1 by 4 0.25 दिस आंसर। तो ये देखें अब जब x1 था तो डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड 0 आया 1, डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड 0 आया 0.5, डिस्टेंस बिटवीन x3 एंड 0 आया 3, डिस्टेंस बिटवीन x4 एंड 0 आया दिस। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर n इज इक्वल टू 5 ये डिस्टेंस और कम आएगा, और कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। देखें डिस्टेंस बिटवीन x5 एंड 0 इज इक्वल टू x5 माइनस 0 इज इक्वल टू x5, 1 by 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.2 और कम होता जाएगा। तो हम जैसे जैसे आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस और ये जो ज़ीरो है जिसको ये लिमिट अप्रोच कर रही है, इन इस टर्म्स और उस लिमिटिंग वैल्यू जो होगी लिमिट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वी कैन मेक द डिस्टेंस बिटवीन the terms and this limiting value as smaller as we like। तो या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हम क्लोज़ जा रहे हैं, हम क्या करें क्लोज़ जा रहे हैं, किससे क्लोज़ जा रहे हैं ज़ीरो के क्लोज़ जा रहे हैं। देखें x1 और 0 के दरमियान डिस्टेंस 1 है तो 1 है, x2 और 0 के दरमियान डिस्टेंस 0.5 है, इसका मतलब है x2 इज़ मोर क्लोज़र टू 0 एज़ कम्पेयर टू x1। इसी तरह x3 और 0 के दरमियान डिस्टेंस है 0.33, तो इसके मीनिंग है x3 इज़ मोर क्लोज़र टू 0 एज़ कम्पेयर टू x2। तो इसी तरह जब n की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो हम क्लोज़र जाते जा रहे हैं, मोर एंड मोर क्लोज़र टू 0 हो रहे हैं। तो ये इन अदर वर्ड्स कि हम ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो ज़ीरो को अप्रोच कब करेंगे कि जब ये डिस्टेंस कम होता जाएगा
और ये डिस्टेंस कितना क्लोज जा सकते हैं ज़ीरो के, हम आर्बिट्रेरीली क्लोज जा सकते हैं। ये देखिए अभी हम कितना क्लोज हैं, जब x1 था तो 1 डिस्टेंस पे थे हम, फिर 0.5 डिस्टेंस पे आ गए ज़ीरो के, फिर 0.33 डिस्टेंस पे आ गए, फिर 0.25 डिस्टेंस पे आ गए, 0.2 डिस्टेंस पे आ गए। तो हम जब n 5 है तो 0.2 डिस्टेंस पे हैं। तो हम जितना मर्ज़ी क्लोज जाएं ज़ीरो के क्लोज जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ेंगी हम मोर एंड मोर क्लोजर टू ज़ीरो होंगे। तो ये फैक्ट है किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड द पॉइंट आर द नंबर टू विच द सीक्वेंस इज़ अप्रोचिंग, या जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है और सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होता जाता है। इसके मीनिंग है कि हम ज़ीरो के क्लोज टू क्लोज जाते हैं। अगर ऐसा ये नंबर एग्जिस्ट कर जाता है, लेट्स सपोज x कह दें, x0 कह दें, जो कह दें, तो फिर लिमिट जो होती है सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो देखें अभी हम जा रहे हैं तो हम आर्बिट्रेरीली क्लोज जा सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप चाहें। अच्छा n=5 था तो हम 0.2 डिस्टेंस पे हैं, n=4 है तो हम 0.25 डिस्टेंस पे हैं। तो अभी मैंने कहा कि हम आर्बिट्रेरीली क्लोज जा सकते हैं। तो कोई भी अगर पूछे कि आप बताएं क्या आप इतना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे भी आप ज़ीरो के क्लोज जा सकते हैं, तो यस जा सकते हैं। फिर हमें n की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि n की किस वैल्यू के लिए हम इस डिस्टेंस पे होंगे। तो अभी देखें n=5 पे हम इस डिस्टेंस पे, तो इसके मीनिंग है कि n की वैल्यूज़ कुछ बड़ी होंगी जिसके लिए हम 0.005 डिस्टेंस पे होंगे। तो अब हमें n की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि n की किस वैल्यू के लिए डिस्टेंस जो होगा वो बिटवीन ज़ीरो एंड दैट टर्म जो xn होगी वो क्या आएगा, इतना आएगा, ये इससे कम आएगा, इतना आएगा, ये इससे 0.005 ये इससे कम आएगा। तो अभी हमने ये करना है, तो इसी को हम आगे लेके जाएं थोड़ा सा। n=6 पे कितना आ जाएगा, n=6 पे 1/6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0.16। तो अभी हम काफ़ी दूर हैं, हमें काफ़ी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी और जिसके लिए हम आगे जाते जाएंगे, लेकिन एक n हमें ज़रूर मिल जाएगा। वो n क्या होगा, xn-0 जो होगा वो लेस देन 0.005 होगा। तो हमें वो n स्पेसिफाई करना है। अभी हम उस n को फाइंड करते हैं। ये जो n होगा ये हमें काफ़ी दूर जाके मिलेगा, तो इसको हम n=5 तक हम पहुँचे, तो मैंने तो n फाइंड कर लिया। ये क्या होगा, n=200 होगा। ये आप भी अपना रफ वर्क करके इस n को फाइंड कर सकते हैं। ज़रा सा ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगी कि आपने n को कैसे फाइंड करना है। तो लेकिन मैं आपको उस n=100 से पहले देखें तो हम बिल्कुल क्लोज होंगे। देखें n=198 पे देख लें, तो डिस्टेंस बिटवीन x 198 एंड 0 1 डिवाइडेड बाई 198 माइनस 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 198 माइनस 0 ये आ जाएगा 0.005050, इस तरह से कुछ आता है। अब n=199 लें तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन x 199 टर्म नंबर 199 एंड 0=1/199 माइनस 0, दैट इज़ इक्वल टू 0.00502551। ये देखिए इससे थोड़ा सा छोटा आ गया, ये नंबर जो है इससे थोड़ा सा स्मॉलर है। अब जैसे ही हम 200 पे पहुँचेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, जो हमने ये वाली चीज़, ये नंबर रखा हुआ था ना हमने कि इससे कब छोटा आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो n=200 पे तो ये तो एग्जैक्टली इक्वल आ गया, लेकिन हमें चाहिए कि वो वैल्यू n की जिसके लिए छोटा है। तो n=, ये 200 था। अब
और थोड़ा छोटा ले नहीं, एक और नंबर बड़ा ले लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन x 2 0 1 एंड 0 इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख लेता हूँ 0.004। ये देखें, ये कम हो गया डिस्टेंस, किससे, इतने डिस्टेंस है। अब बाकी जितनी भी टर्म होंगी x 202 टर्म जो होगी उसका जो होगा इससे बस छोटे ही आते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी n 201 या इससे ग्रेटर होगा, वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 01, डिस्टेंस बिटवीन x n जो हैं वो इस सीक्वेंस की टर्म हैं, इस सीक्वेंस की टर्म है, एंड 0 इज़ लेस देन 0.05। ये देखें, आगे कहीं जाके ये चीज़ ट्रू होना स्टार्ट होगी। 201 से पीछे ये चीज़ ट्रू नहीं थी, 201 के बाद सारी वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ ट्रू होना शुरू होगी। तो ये मैंने अपनी तरह से चूज़ कर लिया था। अब अगर ये जो नंबर चूज़ करते हैं इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये हम कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से, जितना छोटा या जितना बड़ा। ये जो एप्सिलॉन होता है जो आपकी मर्ज़ी होती है जितना, लेकिन प्रैक्टिस ये होती है कि आप छोटा लें, वेरी स्मॉलर लें। बस जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही n की वैल्यू बड़ी आएंगी, जिसके लिए ये जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस और इस सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस है, ये जो आप चूज़न एप्सिलॉन होगा उससे कम आ जाएगा। लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ये वर्क एवरी वैल्यू के लिए करना चाहिए। एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू लें उसके लिए आपको ऐसा n मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल सकता तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अगर हर वैल्यू, एवरी वैल्यू एप्सिलॉन के लिए आपको n मिल जाए तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये जो एप्सिलॉन है जो हम चूज़ करते हैं, पहले मैंने 0.05 आई थिंक चूज़ किया था, जिसके लिए n की वैल्यू कुछ आ गई थी। फिर मैंने 0.05 किया तो उसके लिए n की वैल्यू आ गई थी 201। अब कोई और भी हम चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी एक n की वैल्यू चलें, एक और हम वैल्यू एप्सिलॉन की कोई रख लेते हैं। इस बार थोड़ी सी डिफरेंट कोई वैल्यू यूज़ करते हैं। लेट एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 0.002 ले लेता हूँ। तो उसी तरह देखें, अगेन देखें, n1 के लिए तो डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड 0 जो है वो 1 है, तो 1 जो है वो तो इससे ग्रेटर है। अभी n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, करते करते 0.02 जो है वो 5 से भी आई थिंक स्मॉलर है। तो यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया, जहाँ तक n इज़ इक्वल टू 201 तक तो देखें वो ये आंसर आता है, जबकि ये जो आंसर है 0.005 ये ग्रेटर है किससे, 0.002 से। तो इसका मतलब है और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, 201 से भी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा कि हमें मिलेगी। चलिए मैं जब थोड़ा सा इसको वर्कआउट कर लेता हूँ कि वो कौन सी वैल्यू होगी। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने कैसे इसको वर्कआउट करना है कि आपको वो n की वैल्यू स्पेसिफाई हो जाए, जिसके लिए जो वैल्यू इस एप्सिलॉन के लिए वर्क कर जाए, ताकि टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो लिमिटिंग वैल्यू जो इस केस में हमारे पास 0 उससे डिस्टेंस क्या आ जाए इसका, इस एप्सिलॉन से कम आ जाए। ये n की वैल्यू राउंड अबाउट होगी 500 के। तो देखें, पहले हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन x, थोड़ा सा इसके करीब ले लेते हैं 498 एंड 0, फिर ले लेते हैं 499 एंड 0। आप ये सपोज कर लें कि हम इससे जो पीछे सारा डिस्टेंस फाइंड करते हुए आए हैं और चेक करते आए हैं कि ये डिस्टेंस इससे स्मॉलर है या नहीं, तो वो डिस्टेंस इससे ग्रेटर ही आया होगा। टर्म नंबर 498 से पीछे जितने भी टर्म उनका डिस्टेंस इससे लें तो इससे कम ही आया होगा।
4x 500 ले लेते हैं, फिर x 5 0 1 एंड 0 ले लेते हैं। इनका देखें डिस्टेंस क्या आएगा। तो ये देखें इस टर्म का टर्म नंबर 498 और 0 का डिस्टेंस आएगा ये, तो ये अभी भी 0.02 से थोड़ा सा ग्रेटर है, ये भी 0.02 से थोड़ा सा ग्रेटर है, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0.02 है और इसके बाद ये लेस है 0.02 से, तो आपको लेस चाहिए तो n की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 501 इसके इक्वल या फिर इससे ग्रेटर। हम यूँ भी कह सकते हैं n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 501 या फिर n ग्रेटर देन 500, ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई, ये देखें 501, इसको हम n नॉट कहते होते हैं, n नॉट मुझे मिल गया 501 कि जब भी वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन n नॉट 501 के होगा तो डिस्टेंस बिटवीन x n एंड 0 जो लिमिटिंग वैल्यू वो लेस आ जाएगी 0.02, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू थी। वेन एवर n is greater than n naught is equal to 501 and greater than or equal to 501, ये देखिए फिर मिल गई। इनफैक्ट आप ये जो एप्सिलॉन है एनी एप्सिलॉन हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन या एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए। प्रैक्टिस ये कि बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं हम, तो ये हर एक के लिए वर्क करेगा। अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए कि आप कोई भी एप्सिलॉन चूज़ करें और आपको n मिल जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x n, ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है अगर हम जनरली ले लें तो उसे x कहेंगे, वो लेस हो किससे, ये जो आपने चूज़ किया हुआ है एप्सिलॉन, एवरी जो एप्सिलॉन चूज़ किया हुआ है वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। अगर ये चीज़ होल्ड कर जाए, ये चीज़, तो यही इसी चीज़ को हमने एनालाइज़ किया, एलोबरेट किया कि ये चीज़ एप्सिलॉन क्या है। एवरी एप्सिलॉन के लिए अगर आपको ये n नॉट मिलता जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन, बेशक n जितना मर्ज़ी, n नॉट जितना मर्ज़ी बड़ा हो, लेकिन मिल जाए आपको, ये श्योरिटी हो जाए कि n नॉट मेरे पास है, तो फिर ये जो सीक्वेंस होगी कन्वर्ज करेगी x को, और सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जब कन्वर्जेंट होगी तो किसी न किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, और किस पॉइंट को करेगी, जिससे आप एवरी टर्म का आप जिससे डिस्टेंस ले रहे हैं, ये टर्म्स हैं, ये कौन सी टर्म है, ये अभी देखें 501 से ग्रेटर टर्म थी, अभी कौन सी टर्म है, n नॉट से ग्रेटर टर्म है, और उनका डिस्टेंस और x डिस्टेंस एप्सिलॉन डिस्टेंस से विद इन आ जाएगा। तो आप एप्सिलॉन यूनिट क्लोज जा सकते हैं, किसके, x के, आप x के एप्सिलॉन यूनिट क्लोज जा सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n एंड n नॉट एंड n नॉट से जो ग्रेटर होंगी उनके लिए भी जो होगा डिस्टेंस वो इस एप्सिलॉन से छोटा ही होगा। तो देखें ये जो हमने स्टार्ट में जो लिखी थी डेफिनेशन, इसको अब हम गौर से पढ़ें तो देखें ये वही कह रहा है, x जो एग्जांपल में हमने ज़ीरो लिया हुआ था, देखा था हमारे पास ज़ीरो था, फॉर ईच एप्सिलॉन मैंने कितनी वैल्यूज़ एप्सिलॉन की टेस्ट की, एक ये की, एक ये वैल्यू की और एक ये वैल्यू। इनफैक्ट एवरी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आपको दी जाए उसके अगेंस्ट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, ये कैपिटल n नॉट है, स्मॉलर n नॉट भी कह सकते हैं, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसको हमने एनालाइज़ किया।
तो ये फ़र्स्ट हैंड अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम्पल को एनालाइज़ करना पड़ता है। तो जब एनालाइज़ किया हमने तो थोड़ी-सी हम इसके करीब हो गए, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ये व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दीज़ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है। तो ये हमें कुछ पता चल गया, लेकिन फिर भी आपको इस पे थोड़ा-सा वर्क करना पड़ेगा। 1-2 सीक्वेंसेस आप उठाएँ, उनके लिए ये सारा प्रोसेस रिपीट करें। कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठाएँ पहले से ही 3-4, और उसके लिए आप अपनी तरफ से कोई एप्सिलॉन की वैल्यू लेते जाएँ, 7-8 वैल्यू उसके लिए करें, तो फिर आपको जब उन 3-4 एग्ज़ाम्पल पे आप वर्क कर लेंगे तो फिर ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये स्टूडेंट लाइफ़ में ये चीज़ें डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आगे जब भी आप थ्योरम्स करेंगे तो थ्योरम्स आपको समझ में नहीं आ सकते कभी भी, अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जो भी प्योर मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन है उसको आप बिफ़ोर हैंड क्लियर कर लें। अगर फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है डेफिनेशन की, तो आप जितना मर्ज़ी आगे थ्योरम पढ़ते जाएँ, आपको कोई पता नहीं चलेगा कि क्या कह रहे हैं। तो डेफिनेशन को ऑब्ज़र्व करना और इसको डाइजेस्ट करना, ये पहली कंडीशन है प्योर मैथमेटिक्स के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप कभी भी थ्योरम को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसमें अगर कोई भी आपका इस डेफिनेशन में या जो भी हमने एग्ज़ाम्पल एनालाइज़ किए हैं, कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब ये देखें जो हमने अभी लेसन किया, इसी से रिलेटेड ये असाइनमेंट है। एन नॉट की इस केस में एन नॉट क्या आएगा, इस केस में एन नॉट क्या आएगा। एप्सिलॉन तो गिवन होता है ना, इस केस में एन नॉट क्या आएगा इस केस में। अगर ये आप एन नॉट आप सोच के समझ के आप ये फाइंड कर सकते हैं एन नॉट की वैल्यू, तो भाई इसका मतलब आपको ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर है। अगर एक डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है ज्योमेट्रिक स्पेस में, तो यही इसी तरह की ही डेफिनेशंस फॉलो होती हैं रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। मिलता जुलता एग्जैक्टली 98% तो मिलता जुलता कंसेप्ट ही होता है। नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, अप्रोच एग्जैक्टली यही होती है कि हमने आर्बिट्रेरली क्लोज जाना होता है। वहाँ पे उसके एलिमेंट्स अपने होते हैं, इसके एलिमेंट्स अपने हैं। तो बस ये फ़र्क है, बाकी जो चीज़ है वो एग्जैक्टली इसी की कॉपी होती है। अगर आप किसी एक स्पेस में लिमिट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आप दूसरी स्पेस में मीट्रिक स्पेस से आप जाते हैं, जब उसका जो सबसेट को ले लें रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो वहाँ पे आपको जाके फिर वो आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और भी जो भी स्पेस हैं या जितने भी सबसेट्स रियल नंबर्स में, उसके उसमें जैसे इसमें भी सीक्वेंस, अभी ये जो सीक्वेंस थी, नहीं ज़ीरो तो नहीं आ सकता, ये इस सेट के अंदर थी, इस सीक्वेंस की टर्म इस सेट की है और ये सब सेट है रियल नंबर का। यूँ भी कह सकते हैं ये सीक्वेंस इस सेट की थी। तो जब भी आपको इस तरह की स्पेसेस दी जाएंगी तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ये डेफिनेशंस एप्सिलॉन डेफिनेशंस ये आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अगर ये देख लें, अगर आप एन नॉट की वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने सीख ली हैं। अगर अभी भी आपको एन नॉट की वैल्यूज़ फाइंड करना नहीं आ रही तो फिर मसला है, फिर भी मसला है। अब ये ये इनफाइनाइट नंबर है एप्सिलॉन के लिए। अभी अगर मैं जितने मर्ज़ी आगे एप्सिलॉन आपको एप्सिलॉन 2, 4, 5, 6, 7 इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्सिलॉन देता जाऊँ बार-बार, और उसके लिए हर एक एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंगली एक एन नॉट एग्ज़िस्ट लाज़मी करेगा, और वो ये जो एन नॉट होगा वो किसके हिसाब से आएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू के हिसाब से आएगा। एप्सिलॉन 1 के लिए एन नॉट अपना होगा, एप्सिलॉन 2 के लिए एन नॉट अपना होगा, एप्सिलॉन 3 के लिए एन नॉट अपना होगा। अगर ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरम्स जो हैं इससे रिलेटेड वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएंगे। तो इसको आप करें, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उसमें से आप चेक भी करवा सकते हैं, या कोई कन्फ्यूजन हो आप व्हाट्सएप करके आप वहाँ से कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी होगा। इन एंड आउट की जो वैल्यूज़ आप फाइंड करके चेक करवाना चाहते हैं तो आप चेक करवा लें, अगर सही हैं या गलत हैं या जो भी कोई उसमें एरर है, ये सारे ठीक हैं तो मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह।